मैं डॉक्टर प्रमीला देवी मेरी सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा जिला बिलासपुर से हूँ। आज हम एमए 4th सेमेस्टर के अंतर्गत 5वें यूनिट के टॉपिक महान राजनयज्ञों की भूमिका कैसलरे के बारे में जानेंगे। ये कैसलरे इंग्लैंड के थे। इनका जन्म 1739 में हुआ था और 1822 में इनकी मृत्यु हुई। कैसलरे सरल और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। राजनीतिक और व्यक्तिगत दृष्टि से भी बड़ा वीर था। 1812 से लेकर के 1822 तक कैसलरे ने अनेकों राजनीतिक कार्य किए। उनकी उपलब्धियों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। पहला, यूरोप के राष्ट्रों को संगठित करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में इंग्लैंड को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना। तीसरा, इंग्लैंड में यूरोप को भाग्य विधाता बनाना। चौथा, शामोन की संधि। पांचवा, 1815 की शांति संधि। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आदर्श। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का लक्ष्य, जिसको चतुर्मुखी संघ भी कहते हैं। आठवां, दृढ़ नीति। नौवां, हस्तक्षेप की नीति का विरोध। 10वां, पवित्र संघ का विरोध। और अंत में यूरोप में शांति स्थापना की दिशा में कैसलरे की क्या देन रही, इस बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम उनकी भूमिका को देखते हैं। कैसलरे उन महान राजनीतिज्ञों में से हैं जिन्होंने अपने कार्य को बड़ी योग्यता से कर दिखाया। राजनीतिक और व्यक्तिगत दृष्टि से बुद्धिमान और वीर थे और आयरलैंड इंग्लैंड के एकीकरण में कैसलरे का बहुत बड़ा योगदान था। 1812 ईस्वी में विदेश मंत्री बने और उनको तड़क भड़क और काल्पनिक विचारों की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सीधे बात की तह तक जाते थे और इसी आधार पर उसने अपने कार्य को बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी से पूर्ण किया और इंग्लैंड को ऊंचे स्थान तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से इस संबंध में उनकी उपलब्धियों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूरोप के राष्ट्रों को संगठित करना। 1812 में विदेश मंत्री बनने के बाद यूरोप के राष्ट्र संगठित नहीं थे। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने में लगे थे। सभी अपने उल्लू सीधा करना चाहते थे। तो ऐसे समय में नेपोलियन के विरुद्ध कोई कदम उठाने वाला ऐसा राज्य नहीं था जो नेपोलियन के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। तो इसी दौरान कैसलरे यूरोप गया और वहां के राष्ट्रों को उसने संगठित करना शुरू किया। कैसलरे को यद्यपि युद्ध पसंद नहीं था, लेकिन आवश्यक पड़ने पर युद्ध का वह समर्थक भी था। कैसलरे के प्रयत्नों से राष्ट्रों का युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ वार कहते हैं, और 1814 तक नेपोलियन की शक्ति कमजोर हो गई। तो इसके पीछे भी कैसलरे का ही हाथ था। तो कैसलरे की जो उपलब्धियां हैं, इसके अलावा भी और कई उपलब्धियां हैं, जिनमें दूसरी है इंग्लैंड यूरोप का भाग्य विधाता। इंग्लैंड को यूरोप में भाग्य विधाता बनाने में कैसलरे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इंग्लैंड को ऊंचे स्थान तक पहुंचाने का श्रेय कैसलरे को ही है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में इंग्लैंड को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1814 ईस्वी में यूरोप में होने वाली कॉन्फ्रेंसों में इंग्लैंड को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। जो 1819 में अमेरिका को प्राप्त था, वही स्थान इंग्लैंड को प्राप्त हो गया था। उसी प्रकार से युद्ध की शक्ति और साधन संपन्नता की दृष्टि से देखने में भी इंग्लैंड सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था, जिसे युद्ध करने की इच्छा भी थी। उसके पास इतने शक्ति और साधन थे कि यूरोप में वह एक प्रकार से अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा सबसे ज्यादा शक्तिशाली
राष्ट्र था। तो इस प्रकार इंग्लैंड को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का श्रेय भी किसको जाता है? कैसलरे को। तो कैसलरे महान राजनयिक तो थे ही, विदेश मंत्री थे, और उन्होंने यूरोप के देशों को एक करने का प्रयास किया। एक प्रकार से शांति स्थापित करने के लिए भी उसने कार्य किया। इनके अगले पॉइंट में हम जाएं तो अगला है शामोंट की संधि। शामोंट की संधि कैसलरे की भारी सफलता मानी जाती है। इस संधि द्वारा चारों राष्ट्रों ने समझौता किया और युद्ध को जारी रखने की प्रतिज्ञा की। तो जब तक फ्रांस शांति समझौता के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक हम युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने समझौता किया और इसके लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र के साथ ही और भी कुछ राशि देना स्वीकार किया, जिसमें इंग्लैंड ने अस्त्र शस्त्र के साथ प्रति वर्ष 50 लाख पाउंड की राशि देना स्वीकार किया। यह समझौता 20 वर्षों के लिए किया गया। यदि फ्रांस 20 वर्षों में शांति समझौता के लिए तैयार नहीं होता या शांति समझौता को तोड़ेगा, तब सामूहिक रूप से यूरोप की ओर से फ्रांस के विरुद्ध सभी राष्ट्र मिल करके लड़ेंगे। सभी राष्ट्र अर्थात ये जो 3 राष्ट्र थे, इन्होंने जो गुट बनाया था। तो इस प्रकार इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही कुछ समय बाद नेपोलियन अपने पद से हट गया, सिंहासन से उतार दिया गया और पेरिस समझौते पर बातचीत आरंभ हो गई। नवंबर 1815 में शांति के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो इस प्रकार से इस संबंध में कैसलरे की ही उपलब्धि इसको मानी जाती है। और उसके बाद 1815 की जो शांति संधि को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया कैसलरे ने। शांति समझौते का पहला भाग पेरिस में और दूसरा वियना में तैयार किया गया। कैसलरे का मानना था फ्रांस के साथ अधिक कठोर व्यवहार न किया जाए। कैसलरे का कहना था कि हमारा कार्य केवल विजयोपहार इकट्ठे करना नहीं है, बल्कि संसार के लोगों को शांति पूर्वक रहना सिखाना। वह फ्रांस से उसके किसी भाग को जबरदस्ती छीनने के विरुद्ध था और इस प्रकार उसे मालूम था कि पराजित राष्ट्र कभी न कभी सिर उठाएगा और बदला लेने का अवश्य प्रयास करेगा। तो इसलिए कैसलरे की बातों को मान करके बहुत सारे राष्ट्रों ने भी उसका साथ दिया, यानी उसके मित्र राष्ट्रों ने उसका साथ दिया और बाद में फ्रांस ने भी वियना समझौते को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये शामोंट की संधि भी कैसलरे के प्रयत्नों से ही पूर्ण हुई। फिर अगला इनका पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आदर्श। पेरिस और वियना में बातचीत के दौरान लॉर्ड कैसलरे ये नहीं भूला कि जो भी वाद विवाद है उसको हमेशा सहयोग के आधार पर ही सुलझाया जाना चाहिए। और उसने जिस समय वाद विवाद चल रहा था यूरोप के कई देशों के बीच, उसी समय उसको अवसर मिल गया और उसने ऐसा प्रयास किया कि यूरोप के राजनीतिज्ञ समय समय पर सम्मेलन करें, कॉन्फ्रेंस करें और इस प्रकार बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाएं। यद्यपि उस और जो राष्ट्र थे उन्होंने कैसलरे की इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी कैसलरे ने हमेशा कॉन्फ्रेंस पर ज़्यादा बल दिया। इसी प्रकार से कैसलरे की अगली नीति है सहयोग की नीति पर विश्वास। कैसलरे इस बात का प्रबल समर्थक था कि यूरोप के राजनीतिज्ञ अपने झगड़ों को सहयोग की नीति पर चलकर सुलझाएं और इसी उद्देश्य से एक सलाह चैपल, ट्रोपाउ, लाइबैक, वेरोना की कॉन्फ्रेंस हुई। विचार विनिमय द्वारा झगड़ों के निपटाने के पक्ष में थे। कैसलरे था वास्तव में अच्छा यूरोपियन और शांति का मित्र था। ये कॉन्फ्रेंसों के द्वारा झगड़ों को निपटा करके युद्ध के कारणों को दूर रखना चाहता था और एक प्रकार से उसने हस्तक्षेप का भी विरोध किया। दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। अगली है इसकी दृढ़ नीति। तो अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, ये भी
कैसलरे की नीति थी और इसी दृढ़ नीति के कारण उसने चारों राष्ट्रों को समझौते से अलग नहीं रहना है, इस बात पर उसने बल दिया। तो उच्च आदर्श और ठोस व्यवहार बुद्धि राजनीतिक कार्यों को करने की ईश्वरी प्रतिभा थी कैसलरे में, और अंग्रेजी पार्लियामेंट के साथ ही जो और भी कर्मचारी थे उनका विश्वास पात्र तो थे ही, बल्कि यूरोप के राजनीतिज्ञों का भी उनको विश्वास प्राप्त। इस तरह फिर अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का लक्ष्य। कैसलरे ने मित्र राष्ट्रों की राजधानियों की यात्रा की। तो उस समय तो उसका उद्देश्य था नेपोलियन के विरुद्ध बड़े राज्यों को खड़ा करना, और इस प्रकार संघ की स्थापना करके राजनीतिज्ञों की जो समस्याएं हैं वो आपस में सुलझ जाएं। इस प्रकार से कैसलरे ने प्रयास किया था। उसने राष्ट्रों के मतभेदों को दूर करने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और सामूहिक रूप से उपस्थित होने का जो तरीका रखा था, बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों के विचारों का जो खुला आदान प्रदान करने का तरीका जो उसने रखा, वास्तव में वो चकित कर देने वाला था। यूरोप में वह एक प्रकार से क्रांति मचा देने वाला था। अपने इस कार्य के कारण ही कैसलरे महान शक्तिशाली राजनीतिज्ञ के रूप में चर्चित या प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों का वो पक्षधर था और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए किसी प्रकार के युद्ध के खिलाफ हो गए। प्रारंभ में उसने युद्ध का समर्थन नेपोलियन को लेकर किया था, लेकिन बाद में वह इससे अलग हो गया, युद्ध का समर्थक नहीं रहा और न राष्ट्रों के आंतरिक मामलों का भी घोर विरोधी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी विरोधी था। साथ ही रूस के जार ने जो एक पवित्र संघ होली अलायंस की स्थापना की थी, उसके भी पक्ष में यह नहीं था। यह संधि पर ज्यादा बल देता, क्योंकि ये होली अलायंस वाले रूढ़िवादी कंजर्वेटिव प्रकृति के थे और जिसको कैसलरे पसंद नहीं करता। तो ऐसा भी इस पर कहा गया है, यूरोप के राष्ट्रों को शांति भंग करने वाले आपसी झगड़ों को परस्पर सहयोग से सुलझाने हेतु अपने आदर्श को समझाने में भले ही कैसलरे सफल नहीं हुआ, लेकिन हम मूल्यांकन के रूप में यही कह सकते हैं कि आगे चलकर लीग ऑफ नेशंस के कोवेनेंट और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आधार बने। कैसलरे के जो आदर्श या विचार थे या जो उसका दृष्टिकोण था, वही आधुनिक युग में महत्ता लिए हुए है। यानी उसको इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री का दर्जा प्राप्त है और यूरोप के मामलों में भी उसने अपने सच्चे कर्तव्यों को पूरा किया।